हाय स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल इन द स्प्रिंग्स एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो उस वक्त जो रीजनल जो किंगडम्स थे उनका कैसे राइज होता है। देखिए, औरंगज़ेब की जो रेन थी उसमें क्या होता है कि वहाँ पे पावरफुल जो छोटे छोटे रीजनल ग्रुप्स थे, जैसे जाट थे, सिख थे, मराठास थी। ठीक है, अब इनकी जो अथॉरिटी है वो उभर के सामने आती है, क्योंकि ये जब मुगल्स थे उस टाइम पे भी ये कोशिश में थे कि इनका अपना खुद का किंगडम हो। मुगल स्टेट इन देयर बिड टू क्रिएट किंगडम्स ऑफ देयर ओन। दे डिड नॉट सक्सीड इन देयर एफर्ट्स, लेकिन अपने एफर्ट में सक्सीड नहीं होते हैं क्योंकि मुग़ल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। और ओके, सो मुग़ल स्टेट जो था इन द बिड टू क्रिएट किंगडम्स, मुग़ल का जो भी स्टेट था वो अपना खुद का किंगडम मुग़ल स्टेट इन द बिड टू क्रिएट किंगडम्स ऑफ देयर ओन। ऑलराइट, मुग़ल जो थे they did not succeed in their efforts, but they influenced the future course of political events in their respective regions. उनके जो कंटिन्यूस स्ट्रगल थे अगेंस्ट द एम्पायर फॉर पॉलिटिकल ascendancy weakened the empire considerably. ये हम बात कर रहे हैं मुग़ल की, कि मुग़ल का जो एम्पायर था वो कैसे वीक पड़ता है। औरंगज़ेब थे और उनके बाद बहादुर शाह बनते, वो अटेम्प्ट करते हैं कि राजपूत को सप्रेस किया जाए। तो जब वो ये कोशिश करते तो राजपूत फिर एक बैटल छेड़ते हैं, किसके अगेंस्ट? मुगल्स के अगेंस्ट। लेटर मुगल्स एक एफर्ट बनाते हैं फॉलो करने के लिए एक पॉलिसी, किसका? रिकन्सिलिएशन का, राजपूत की। वो राजपूत के साथ थोड़ा सा दोस्ती वाला जो रिश्ता होता है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, बट फिर ये इतना लेट हो जाता है कि राजपूत जो है वो मुगल्स को ट्रस्ट ही नहीं करते, उनके साथ अलायंस क्रिएट नहीं करते हैं, फॉर्म नहीं करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्पायर। अब यहाँ पे जो मुगल्स का एम्पायर है उसका डाउनफॉल की बात की गई है। कुछ मेन कॉजेज़ यहाँ पे बताए गए हैं कि क्यों डाउनफॉल होता है। जो भी सरकार थी मुगल्स की, एक पर्सनल डिस्पोटिज्म थी, और इसका जो सक्सेस था वो जो रूलर उस वक्त जिस रूलर का भी राज था, रेन था, उस पे डिपेंड कर रहा था। बाद के जो मुग़ल आते हैं लेटर मुगल्स, वो वर्थलेस थे और उन्होंने स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर दिया था। जब यहाँ पे एक एब्सेंस हो गई डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन की, तो यहाँ पे एक वॉर ऑफ सक्सेशन आता है जिससे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और ये पार्टिसनशिप को फोस्टर करता है एट द कॉस्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म। रूलर्स का डीजनरेशन होता है, रूलर्स का ब्रेक हो जाते हैं रूलर्स, जिससे नोबिलिटी का डीजनरेशन होता है। बहुत सारी क्वेरल्स होती हैं और इंट्रिग्स आते हैं जिसकी वजह से एम्पायर को बहुत ज़्यादा कॉस्ट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे आता है कि जो आर्मी है, आर्मी पूरी तरह से डिट्रियोट हो जाती है, जिससे एम्पायर जो है वो बहुत ऑलमोस्ट कोलैप्स होने की कगार पर हो जाता है। एम्पायर इतना बड़ा बन जाता है, इतना बड़ा वास्ट हो जाता है कि उसको गवर्न करना एक सेंट्रल अथॉरिटी से वो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है जब रूलर्स वीक होते हैं, स्पेशली जब जो हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग कंडीशन थी ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन की, उन पर। औरंगज़ेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो भी बहुत ज़्यादा लार्जली रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि औरंगज़ेब को माना जाता है कि ये बहुत ही क्रूअल एक शासक होते हैं। इनकी झगड़ा होता है राजपूत के साथ, रिवोल्ट होती है, सिख्स के साथ होती है, जाट के साथ होती है, मराठा के साथ होती है।
औरंगज़ेब की जो डेक्कन की पॉलिसी है वो भी एक कंप्लीट फेलियर होती है, और इससे भी एक क्या होता है, मुग़ल के एम्पायर का डाउनफॉल का नींव रखी जाती है। इन्वेजन्स होता है, ईरानी आते हैं, दुर्रानी आते हैं। तो ईरानी दुर्रानी जब आते हैं इंडिया में तो वो भी एक थ्रेट बन जाता है किसके लिए, मुगल्स के लिए। ओके, सो मराठा जो थे, मराठा हम जानते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ये भी इनके एक एनिमी बन जाते हैं। इनका जो एम था वो पहले लिमिटेड था कि उनको कंट्रोल करना है सिर्फ महाराष्ट्र का जो रीजन है वहाँ पे, बट इट सून वेंट टू इंक्लूड गेटिंग लीगल सैंक्शन फ्रॉम द मुगल एम्परर फॉर कलेक्टिंग सरदेश मुखी एंड चोट। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनको एक लीगल सैंक्शन की ज़रूरत पड़ती थी मुग़ल एम्परर से, जब उनको चौथ या फिर सरदेशमुखी को कलेक्ट करना पड़ता था पूरे इंडिया के थ्रू आउट। ये नॉर्थवर्ड्स जाते हैं और 1740 तक वो सक्सीड हो जाते हैं अपने किंगडम को स्प्रेड करने में। जैसे कि गुजरात की जो प्रोविंसेस होती हैं, मालवा की जो होती, मालवा एंड बुंदेलखंड, राजपूत का जो स्ट्रगल होता है एम्पायर के अगेंस्ट, और उनका जो ये एम्बिशन होता है कि राजपूत का एम्बिशन होता है, और जो मराठास की जो पावर होती है वो राजपूत का एक एम्बिशन होता है कि वो मुगल्स को डिफीट कर सके और उनका जो साम्राज्य है वो यहाँ पे स्थापित हो जाए। इसने मुग़ल माइट को एडवर्सली क्या किया, इफ़ेक्ट किया। अब यहाँ पे आते इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम क्या होती हैं। बहुत सारे जो अमीर्स थे और उनकी जो रैंक है या फिर मनसब है वो टाइम के साथ साथ शार्पली इंक्रीज़ कर दी जाती है। यहाँ पे बहुत कम लैंड होती है जो बची है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जागीर की तरह। तो औरंगज़ेब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जागीर का एक्यूट शॉर्टेज हो जाता है या फिर बेजागिरी आ जाती है। तो ये क्या करते हैं औरंगज़ेब कि ये शो करते हैं इनकम को, कि इनकम एनहेंस हुई है जागीर से, किस पे, रिकॉर्ड पे ये शो करते हैं। लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट साइटेड मेजर होता है, क्योंकि जो अमीर्स हैं वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं जो रिकॉर्डेड इनकम है अपनी जागीर से, पीसेंट्री को क्या करके, प्रेशराइज करके। क्योंकि आपने इनकम तो इतनी दिखा दी है बट इनकम उतनी आ नहीं रही है, तो अमीर्स क्या करते हैं कि वो प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट होती है वो पीसेंट्री ही होती है। तो दोनों अमीर और जो पीसेंट्री है वो एंटागोनाइज्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के जो अगेंस्ट है वो हो जाते हैं। वहाँ पे वॉर्स छिड़ जाती हैं। जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल था एम्परर का और अमीर्स का, ठीक है, एंड रिडक्शन होता है किसमें, खलीसा लैंड में, जिसकी वजह से स्टेट पे एक बर्डन बन जाता है। और रिजल्ट क्या होता है इसका, रिजल्ट ये होता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है स्टेट का वो इतना बढ़ जाता है इसकी इनकम से ज़्यादा। इनकम जब कम होती है और एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी तो आती ही है। यहाँ पे क्या होता है, एक मोरओवर नो सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस दैट कुड हैव इम्प्रूव्ड अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी जो है वो ख़राब हालत में होती है। तो इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी यहाँ पे कोशिश की नहीं गई है। एक बार जब ट्रेड फ्लोरिश होता है, डिड नॉट एनरिच द एम्पायर्स कॉफर्स इवन एज द इनरोड्स बाय यूरोपियन ट्रेडर्स ग्रीव अलोंग कोस्टल इंडिया। ये जो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम है ये जब औरंगज़ेब की डेथ होती है उसके बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो एम्पायर को जो है कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। एम्पायर हैड बिकम टू वास्ट टू बी एफिशिएंटली एडमिनिस्टर्ड। तो इसको एफिशिएंटली एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है राइज ऑफ रीजनल स्टेट। रीजनल स्टेट्स आते हैं, उनका राइज होता है, वो हम पढ़ देते हैं। देखिए, स्टेट्स आते हैं बहुत ज़्यादा जो इमर्ज होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो ये कुछ स्टेट होते हैं सक्सेसर स्टेट जिनको बोलते हैं। ये वो मुग़ल की प्रोविंसेस होती हैं
जो स्टेट्स में टर्न हो जाती है, आज एम्पायर से टूटकर जो स्टेट आते हैं तो वो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट, सक्सेसर स्टेट बना लेते हैं। ये मुगल एम्पायर रूलर की सॉवरेंटी को चैलेंज नहीं करते हैं। ये जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वर्चुअली इंडिपेंडेंट और हेरिडिटरी अथॉरिटी का, वो उनके गवर्नर से होता है। शौक ये करता है कि यहाँ पे एक इमरजेंसी है कि ऑटोनोमस पॉलिटी आए इन टेरिटरीज में। कुछ एग्जाम्पल जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद, इनका गवर्नर होता है। गवर्नर यहाँ पे क्या होता है कि वो ये शो करता है कि ये स्टेट यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये होता है हमारा। अब आते हैं स्टेट के बाद आते हैं किंगडम। ये स्टेट अब आते हैं एग्जिस्टेंस प्राइमरी ड्यू टू डीस्टेबलाइजेशन ऑफ मुगल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। मुगल का कंट्रोल होता है प्रोविंसेस पे, वो डीस्टेबलाइज रहता है, स्टेबलाइज हो जाता है। इसकी वजह से ये कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम्स यहाँ पे आते हैं, जैसे मैसूर और राजपूत स्टेट। थर्ड आता है न्यू स्टेट। ये स्टेट हैं जो सेटअप होते हैं बाय अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। जो भी उनके दुश्मन होते हैं वो इनको स्टेट का सेटअप करते हैं। एग्जाम्पल बीइंग द मराठा, सिख एंड जाट स्टेट। तो एग्जाम्पल क्या होता है, मराठा होता है, सिख होता है, डार्क स्टेट जो होता है। सर्वे क्या होता है रीजनल किंगडम का, वो हम देख लेते हैं। हैदराबाद जो फाउंड थे, इसके वो कौन थे, असफ जहाँ थे। असफ जहाँ हाउस ऑफ हैदराबाद, वो किज खान थे, बोला जाता है, फाउंडर होते हैं। जुल्फिकार खान थे, जिनको पहले आया जाता है कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पे होना चाहिए डेल में, लेकिन उनकी हो जाती है 1713 में, और जो ख्वाब है ये अनफुलफिल्ड रहता है। फिर जुल्फिकार खान के बाद किलीच खान, ये जो एम्परर है उनके साथ की जो कहानी है, इन्होंने मुबारिज खान को एक फुल फ्लेज वाइस रॉय अडोप्ट कर लिया होता है। जो मुगल होते हैं उन्होंने किलीच खान की बजाय मुबारिज खान को दिया। तो ये करेंगे, हम मुबारिज खान से लड़ेंगे। ही डिफीटेड एंड लेटर किल्ड मुबारिज खान। 1724 में वो अज्यूम करते हैं कंट्रोल की, अब इसका सफाया कर दिया है मुबारिज खान का, तो अब हम क्या करेंगे कि अपना कंट्रोल यहाँ पे स्थापित कर लेंगे। देखिए 1725 से क्या होता है कि वाइस रॉय बन जाते हैं एंड कन्वर्ट ऑन असफ जहां। ये अपने आप को एक टाइटल देते हैं, जो टाइटल होता है असफ जहां का। अवध जो है, फाउंडर जो है इसके अवध के, वो सादत खान होते हैं, जिनको बुरहानुल भी बोला जाता है। सादत खान को सादत खान जो थे शिया थे। ही हैड जॉइंड द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सैयद ब्रदर। तो जो सैयद ब्रदर है, जिसको किंग मेकर बोला जाता था, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी होती है उनके अगेंस्ट, तो उस कॉन्स्पिरेसी को ये ज्वाइन लेते हैं, विच रिजल्टेड इन हिज बीइंग इंक्रीज मनसब मिलती है। बाद में जो है कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाता है, एंड ही वॉज प्रॉम्प्टेड टू फाउंड न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट। और इनको क्या है, एक न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने से प्रॉम्प्ट कर दिया जाता है। सादत खान सुसाइड कमिट करते हैं नादिर शाह से। नादिर शाह एक ह्यूज बूटी की डिमांड करते हैं इनसे, इसके तहत ये जो है सुसाइड कर लेते हैं। सादत खान के बाद आते हैं सफदर जंग, जो नवाब होते हैं अवध के। मुर्शिद कुली खान वो से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनी, बंगाल रूलर थे। इन्होंने बंगाल को बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस स्टेट बना लिया था। 1727 में मुर्शिद कुली खान के बेटा थे, जिनका नाम हुआ है शुजाउद्दीन कुली खान। उनके बाद फिर उनके नाम होता है सरफराज खान का कत्ल कर दिया जाता है 1740 में। इनका कत्ल करते हैं अलीवर्दी खान, जो कि एक डेप्यूटी गवर्नर है घेरिया, who assumed power and made himself independent of the Mughal empire by yearly राजपूत ट्राई करते हैं एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिपेंडेंस 18th सेंचुरी में। ये फोर्स करते हैं रूलर बहादुर शाह बन को मार्च करे अजीत सिंह ने एक अलायंस फॉर्म होता है जयसिंह और तुलदास राठौर के साथ, लेकिन ये अलायंस जो टूट जाता है एंड सिचुएशन वाज सेव्ड फॉर द मुगल्स। एट वन टाइम द राजपूत कंट्रोल्स द एंटायर टेरिटरी एक्सटेंडेड फ्रॉम द साउथ ऑफ दिल्ली अप टू द कोस्ट। तो ये भी कंट्रोल होता है राजपूत का साउथ ऑफ दिल्ली से वेस्टर्न पर। मैसूर में क्या होता है कि 18th सेंचुरी में एक इम्पोर्टेंट स्टेट जो आता है वो आता है मैसूर आता है। ये जो टेरिटोरी है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स का जो जंक्शन है वहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे बुडेयर अपना रूल करते हैं। बहुत सारा पावर जो इस टेरिटोरी में वो यहाँ आती है। इस एरिया को एक बैटल फील्ड में टर्न कर दिया जाता है
बहुत सारी बैटल्स मैसूर जो है वो हैदर अली के रूल हैदर अली रूल करते हैं मैसूर पे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा उनके साथ बहुत सारा डबल उनके साथ होता है, उनके साथ भी झगड़ा होता है हैदर अली का के साथ, और बेटे होते हैं टीपू सुल्तान। सॉरी। और ये जो बेटे होते हैं टीपू सुल्तान, उनका भी झगड़ा होता है इनके साथ, इंग्लिश के साथ। केरला बर्मा एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं केरला का, इसकी कैपिटल को तब दिया जाए। ये भी एक्सटेंड करते बाउंड्रीज किसकी, अपने स्टेट की, जैसे कन्याकुमारी से कोचिन तक बाउंड्रीज इंक्रीज कर दी जाती हैं। बहुत सारे एफर्ट्स बनाते हैं अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो वेस्टर्न मॉडल है उसके अलोंग, एंड ये अडोप्ट करते हैं बहुत सारे मेजर्स ताकि अपने स्टेट को डेवलप कर सकें। जाट का आता है, जाट जो है एग्रीकल्चरिस्ट जाट सेटलर्स जो दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास रहते हैं, वो एक्चुअली में रिवोल्ट करते हैं औरंगजेब की पॉलिसी के अगेंस्ट। कुछ इनिशियल सेटबैक्स के बाद चूरामन जो होते हैं और बदन सिंह जो होते हैं वो सक्सीड हो जाते हैं जाट स्टेट बनाने में। भरतपुर में जाट स्टेट बना दिया जाता है, लेकिन सूरजमल के अंडर जाट पावर जो है वो अपने जेनिथ पे पहुंचती है, पीक पे पहुंचती है। ये एक एफिशिएंट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। इस अलावा ये जो है अपनी जो टेरिटरी है स्टेट की उसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। उनका जो स्टेट है इंक्लूड करता है, जैसे गंगा से जो ईस्ट पे है चंबल, वहां से लेके साउथ की तरफ, और कुछ आगरा के जो सूबास हैं वो भी और अलीगढ़ का। लेकिन जाट स्टेट जो है वो एक डिक्लाइन सफर करता है, उसकी डेथ हो जाती है 1763 में। फिर क्या होता है, स्टेट स्प्लिट होता है दो छोटे छोटे एरियाज में, जो पेटी जमींदार जिसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उस बार हम करते हैं इसको एक मिलिटेंट सेक्ट में। क्यों? क्योंकि इनको अपना जो रीजन है, लिबर्टीज है, उसको डिफेंड करना है। बंदा बहादुर बाद में अज्यूम करते हैं लीडरशिप किसकी, 6 की 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनको मार दिया जाता है। जब नादिर शाह आता है और अहमद शाह अब्दाली आते हैं तो सिख जो है वंस अगेन असर्टेड देयर अथॉरिटी। इस वक्त ये ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को इनटू 12 मिस्म या फिर कन्फेडरेसीज, जो एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किंगडम। ये जो होता है एक स्ट्रॉन्ग किंगडम को एस्टेब्लिश करने के पंजाब का रंजीत सिंह हो जाता है। ये महान सिंह के बेटे होते हैं, और जो सुकराचकिया मिस्ल होते हैं उनके लीडर होते हैं। रंजीत सिंह अपने कंट्रोल में लाते हैं बहुत सारा एरिया जो एक्सटेंड होता है सतलज से लेके झेलम तक। लाहौर को कॉन्कर लिया जाता है में, और फिर अमृतसर को 1802 में। फिर एक ट्रीटी होती है अमृतसर की ब्रिटिश के साथ। रंजीत सिंह एक्नॉलेज करते हैं ब्रिटिश राइट ओवर द सिस सतलज टेरिटरीज में। रंजीत सिंह एक बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। वो मॉडर्नाइज करते हैं अपनी आर्मी को, यूरोपियंस की टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करती है। लेकिन जब उनकी जो रेन है वो ख़त्म होने को आती है तो जो इंग्लिश होते हैं वो उनको फोर्स करते हैं कि आपको ट्राइब साइन करना है। ये होता है 1838 में। ये शाह सूजा के साथ आपको यहाँ पे साइन करना है, और इंग्लिश कंपनी के साथ ये एग्री होते हैं कि ये प्रोवाइड करेगी एक पैसेज को पंजाब के थ्रू व्यू टू प्लेस शाह सूजा ऑन द थ्रोन ऑफ काबुल। रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1839 में। उनके जो सक्सेसर हैं वो अपने स्टेट को इंटैक्ट नहीं रख पाते हैं, और फिर क्या होता है, ब्रिटिश जो है वो आगे यहाँ कंट्रोल लेते हैं। मराठास की बात करें, ज़्यादातर जो फॉर्मिडेबल प्रोविंस थी जो इमर्ज हुई थी पेशवा में, वो मुगल की अथॉरिटी को अप्रूव्स कर देते हैं। मालवा से एक तो ये भगा देते हैं मुगल्स को, और एक गुजरात से, और यहाँ पे जाके फिर ये अपना जो रूल है वो एस्टेब्लिश कर लेते हैं। एक बार में ये क्लेम करते हैं राइट किसकी, कि ये चीफ इनहेरिटर्स है मुगल के डोमिनियन की, बट उनकी जो अथॉरिटी है फिर उसको चैलेंज करते हैं अहमद शाह अब्दाली जो होते हैं। अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ाई होती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 में। मराठा फिर क्या करते हैं, क्विकली इस डिफीट से रिकवर हो जाते हैं और कुछ फॉर्मिडेबल चैलेंज जो है ऑफर करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को इन द स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया। बाद में आता है रोहिलाखंड और फर्रुखाबाद। ये जो स्टेट है रोहिलाखंड और जो किंगडम है बंगश पठान का,
वर अ फॉल आउट ऑफ द अफगान माइग्रेशन इनटू इंडिया। जब अफगान यहाँ पे आते हैं इंडिया में, बहुत सारे इमिग्रेशन होता है अफगान का इंडिया में। ये ज़्यादा होता है 18th सेंचुरी में, क्योंकि जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक टर्मोइल था अफगानिस्तान में वो आ चुका होता है, तो अफगानिस्तान के लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अली मोहम्मद खान एडवांटेज लेते हैं कोलैप्स अथॉरिटी का। जब नॉर्थ इंडिया में जो है अथॉरिटी कोलैप्स कर जाती है, वो फ़ायदा वर्दी खान उठा लेते हैं यहाँ पे। और अली मोहम्मद खान फिर नादिर शाह का इन्वेजन होता है। नादिर शाह चाहते हैं कि यहाँ पे वो रूल करे रोहिला खंड में। तो ये एरिया है कहाँ पे, जो हिमालय की जो फुटहिल्स है, कुमाऊं हिमालय से और गंगा कहाँ पे साउथ में, वो वाला एरिया होता है। रोहिला खंड के जो भी लोग हैं वो हिल्लास बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं दूसरी पावर्स के हाथ में। जाट और अवध के रूलर्स भी इनको बहुत परेशान करते हैं, और बाद में फिर मराठास और ब्रिटिश भी इनको परेशान करते हैं। मोहम्मद खान बंगश ये इंडियन किंगडम आके सेटल, इसमें ईस्ट दिल्ली में, जो कि लगभग एरिया होता है फर्रुखाबाद के अराउंड का, फर्रुखसियार का किंगडम होता है, उनकी रेन होती है, और मोहम्मद शाह की। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेचर एंड लिमिटेशन ऑफ रीजनल्स की लिमिटेशन क्या, इनका नेचर क्या था। चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपको लग रहा है कुछ दोस्त आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आ जाओ।